नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ और वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कुछ हेडलाइंस। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का विपक्ष पर निशाना। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष के उठाए सवालों पर किया पलटवार। कहा विपक्ष ने की सशस्त्र बलों का अपमान करने की कोशिश। दिल्ली में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा इतिहास में देखने को मिले कांग्रेस के कई सरेंडर और बवंडर। कांग्रेस ने हमेशा ही आतंकवादियों के सामने किया है सरेंडर। हिमाचल की मंडी में फिर फटा बादल। बादल फटने से कई हिस्सों में आई बाढ़। 3 लोगों की मौत और कई लोग हुए लापता। बरेली में अफसरों ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर बरसाए फूल। कांवड़ियों का किया गया भव्य स्वागत। कांवड़ियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का भी किया हवाई सर्वेक्षण। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष की तरफ से उठाए गए सवालों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने सिर्फ एक व्यक्ति को घेरने के लिए हमारे सशस्त्र बलों का अपमान करने की हद तक कोशिश की है। साथ ही चिराग पासवान ने कहा ऑपरेशन सिंदूर सरकार की उपलब्धि नहीं बल्कि हमारे देश के सैनिकों की वीरता है। एक व्यक्ति को घेरने के लिए देश की सेना का अपमान करने से भी नहीं चूका। ये सरकार के द्वारा किया गया कार्य नहीं है, ये देश की सेना की उपलब्धि है। ऑपरेशन सिंदूर देश का कोई मंत्री या हम लोग नहीं गए थे, जिनको आप टारगेट करने की सोच के साथ इस पूरे ऑपरेशन पे आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। ये देश की सेना का पराक्रम है, ये देश की सेना की सफलता है। ऑफ कोर्स मैं इसका श्रेय मेरे प्रधानमंत्री को भी दूंगा, क्योंकि वो इच्छा शक्ति भी जरूरी है इतने बड़े फैसले की अनुमति देने की। पर उसके बाद हम लोगों ने जो हासिल किया, आप सोच रहे हैं इसके पीछे कितनी बड़ी सोच गई है। ये नाम ही ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि जिस तरीके से उन महिलाओं के सुहाग को उजाड़ा गया, और महिला बोल रही है कि फिर मुझे भी मार दो, पर नहीं, तुम जाओ जाके बताओ। उनके सामने उनकी मांग को उजाड़ा गया। हम लोगों ने हर स्तर पर इसकी गंभीरता का, इसकी सेंसिटिविटी का हम लोगों ने ध्यान रखने का हमने काम किया। पर दिक्कत यही है, विपक्ष को सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के लिए आप पूरे ऑपरेशन पे ही क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। आप तो यहां तक भी कह देते कि भैया क्या आतंकवादी बाहर से आए थे कि अपने देश के ही आतंकवादी हैं, ये भी पता कर लो। किस तरीके की ये सोच है। आज अगर हम लोग इतने सशक्त हुए हैं कि सामने वाले को उसकी भाषा में हम लोग जवाब दे, जहां सामने वाला गिड़गिड़ाता है कि भैया अब हम लोग मध्यस्थता हम लोग कर लेते हैं, सीज फायर की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। तकलीफ मुझे इस बात की है कि इनको विदेश के हर व्यक्ति पर भरोसा है, पर अपने देश के नेताओं पर, अपनी देश की सरकार पर भरोसा नहीं है। इनको दूसरे देश का राष्ट्रपति क्या कहता है वो विश्वास कर लेंगे, या हमारे पड़ोसी देश क्या कहते हैं उस पर विश्वास कर लेंगे, पर हमारे अपने सेना के लोग क्या कहते हैं उस पर विश्वास नहीं करेंगे। शपथ लिए हुए लोकतांत्रिक तरीके से हमारे रक्षा मंत्री, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, ये लोग क्या कह रहे हैं उस पर विश्वास नहीं करेंगे। और इसीलिए ये लोग विरोधियों की आवाज को बल देते हैं। ये लोग उन लोगों के स्वर में स्वर मिलाने का काम करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं। इनको हमारे पड़ोसी मुल्क जो कह रहा है सेम लैंग्वेज ये लोग बोल लेंगे, बट हमारे देश की सेना क्या कह रही है उस पर विश्वास ये लोग नहीं करेंगे। तो ऐसे में हर चीज का राजनीतिकीकरण करना उचित नहीं है। आज ही देख लीजिए भैया, आप लोग बार बार मांग कर रहे थे स्पेशल सेशन बुला लो, ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आज जब बुलाए तो क्या किया आपने? फिर हंगामा किया, 2 बार सदन को स्थगित होना पड़ा। तो ये आपकी प्राथमिकता है। आपकी प्राथमिकता दिखती है ना कि भैया आपको हर चीज पे राजनीति करनी है, और हर चीज का राजनीतिकरण करना उचित नहीं। आप सवाल कीजिए ना, पूछिए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या ऐसा सही है, क्या वैसा सही है, क्या ये बात सुनने को आ रही है, ये सही है, क्वेश्चन कीजिए। पर आपको क्वेश्चन ही नहीं करना है, आपको तो अपने स्टेटमेंट्स देने हैं अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। तो अगर इस मंच का उपयोग आपको सिर्फ अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए करना, तो इस स्वीकार लीजिए कि आपको इस ऑपरेशन से कुछ लेना। दिल्ली में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई सरेंडर बवंडर इतिहास में देखने को मिले हैं। कांग्रेस ने सदा आतंकवादियों और पाकिस्तान के आगे सरेंडर किया है। राहुल गांधी को इसका जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के कई सरेंडर और बवंडर इतिहास में देखने को मिले हैं। अगर एक मैं उदाहरण दूं, 71 की लड़ाई में अगर 93,000 पाकिस्तान सैनिकों को
नील डाउन करवाया था, एक तरह से मुर्गा बनाया था। और उस समय जगजीवन राम जी ने इंदिरा गांधी जी को कहा था कि पीओके को वापस ले लो, पाक अधिकृत कश्मीर को वापस ले लो। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भारत के 56 सैनिक भी वापस नहीं लिए और ना पीओके को वापस लिया। यह दिखाता है कि कितना सरेंडर उन्होंने उस समय किया था। अटल जी ने पोटा का कानून बनाया आतंकवादियों को कसने के लिए। यूपीए की सरकार आई, पोटा कानून खत्म कर दिया। क्या ह्यूमन राइट्स आतंकवादियों के लिए कांग्रेस चला रही थी? इशरत जहां का नाम क्यों निकाला गया? क्या मजबूरी कांग्रेस की थी यूपीए की? हिंदू आतंकवाद नाम देकर क्यों भ्रम फैलाने का काम किया? कांग्रेस ने सदा पाकिस्तान और आतंकवादियों के आगे सरेंडर किया है और श्रीमान राहुल गांधी जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि बार बार सरेंडर करना जरूरी था। कच्चा थीवू आइलैंड हो या रन ऑफ कच्छ का 868 स्क्वायर किलोमीटर भूमि 65 का युद्ध जीतने के बाद भी 68 में पाकिस्तान को दे दी गई हो, सरेंडर बार बार कांग्रेस ने किया है। और आज भी कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया। जब ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा चल रही है तो कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री ने कह दिया कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ सबूत नहीं तो पाकिस्तान के नाम पे आप क्यों आरोप लगाते हो? ये दिखता है कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। देखिए 71 के युद्ध में जहां एक और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जगजीवन राम जी की नहीं सुनी, इसलिए नहीं सुनी क्योंकि उनको लगता वो दलित नेता थे। और कैसे सुनते? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी कभी कांग्रेस ने नहीं सुनी थी। बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित और प्रताड़ित किया था। और वहीं जब दूसरे दलित नेता डिफेंस मिनिस्टर उस समय के जगजीवन राम जी ने कहा कि पीओके पाक अधिकृत कश्मीर के हिस्से को वापस ले लो, तो इंदिरा गांधी जी को लगा कि दलित नेता की सुन ले। तो दूसरी ओर फील्ड मार्शल मानिक शाह ने कहा था, सैम मानिक शाह ने कहा था कि इंदिरा जी आपको भुट्टो की बात नहीं सुननी चाहिए। और वही हुआ शिमला समझौते में जो मानिक शाह ने कहा था कि ही मेड मंकी आउट ऑफ यू, कि बेवकूफ बना के चले गए। भुट्टो सब लेकर चले गए, पाकिस्तान सब लेकर चला गया और ये बेनजीर भुट्टो को शॉपिंग कराते रह गए। सब कुछ लुटा दिया लेकिन भारत के 56 सैनिक वापस नहीं लिए, पाक अधिकृत वापस नहीं लिया, लेकिन 93,000 सैनिक पाकिस्तान को वापस दे दिए। हुबली में बीचों बीच स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शुरू की गई मल्टी लेवल कार पार्किंग का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हुबली धारवाड़ महानगर में दिन प्रतिदिन बढ़ती वाहनों की भीड़ को देखते हुए स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत तैयार की गई मल्टी लेवल कार पार्किंग परियोजना सचमुच धराशायी हो गई है। फिलहाल इसका पूरा होने का कोई आसार नहीं दिख रहा है। अधिकारियों, विधायकों, मंत्रियों और सांसदों की चेतावनियों, नोटिसों और जुर्माने के बावजूद ठेकेदार की लापरवाही के चलते काम लटका हुआ है। इस संबंध में अधिकारियों ने इसे समाप्त करने का निर्णय लिया है। मल्टी लेवल ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಸುಮಾರು ಭಾಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ 3 EOT ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, 2,70,00,000 ಅವರಿಗೆ ದಂಡನೂ ಕೂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಇದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸರ್ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಹೋದ ವಾರ ಸಾಹೇಬರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇದನ್ನು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು PMC ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಲೀಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೊಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತೆ ಅದನ್ನು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೀಗಲ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಲೀಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರಪೋಸಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಹೃದಯ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಗುಡಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಲ್ಟಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದು ಏನು ಕಾಮಗಾರಿ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು 2018ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅದು 2022 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು
ಹೇಳಿದರು. ಈಗ 2018ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗ 2025 2026 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 7-8 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮುಗಿತಾ ಇಲ್ಲ? ಇದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೋ ಏನೋ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೋ ಏನೋ, ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ವಾಹನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಓಡಾಡುವಂಥ ಈ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾಕೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಯಾರೇ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಬಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಜಲ್ದಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಮುರುಳಿ ಇಂಗಳಹಳ್ಳಿ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. 2 ವರ್ಷ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು. 2018ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. 2020 ಮುಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ತನಕ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು 2018ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, 2020ಕ್ಕೆ ಮುಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಕೋಟಿ ಹಣನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸುರಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೇಲೆ ನೆಲ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಸಚಿವರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ BRTC ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಚಿಗರಿ ಬಸ್ಸು, ಇವತ್ತು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಇಂಥಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೆಲ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಹಣ ಸುರಿದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅವಧಿ ಇನ್ನೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಇದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಾಹನ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. अकोला में हृदय रोग और कैंसर रोगियों के लिए एक आधुनिक और उच्च योग्य विशेषज्ञ पर्यवेक्षित उपचार केंद्र शुरू किया गया है। अन्य बड़े महानगरों में जाने के बजाय अब इस केंद्र में ओपन हार्ट सर्जरी और सभी प्रकार की जटिल कैंसर सर्जरी सेवाएं उपलब्ध है। आपको बता दें कि डॉक्टर अलकेश और डॉक्टर पत्रलेखा ने कहा कि कम पैसों पर विश्व स्तरीय इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है और जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल रहा है। मैडम ने हार्ट ट्रांसप्लांट भी किया है, बच्चों का और बड़ों का, दोनों का। इसके अलावा विल बी इंट्रोड्यूसिंग डॉक्टर अलकेश, ऑन्को सर्जन है, कैंसर के बहुत बड़े सर्जन है, टाटा और एम्स के ट्रेन डॉक्टर है। डॉक्टर जब अकोला में आ जाएंगे, इसके बाद में अकोला से जो लोग नागपुर, पुणे, मुंबई जाते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्री में होगा आज के बाद। तो नहीं देंगे, आप पूछ सकते हैं प्लीज। कर रही हूँ अपोला हार्ट एंड कैंसर सेंटर के लिए। मैं NH कोलकाता में मैंने पिछले 8 साल से काम किया है। वहाँ पे मैं ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास, वाल्व रिप्लेसमेंट, बड़ों के बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी, छोटे बच्चों के कॉम्प्लेक्स सर्जरी, छोटे चीरे से सर्जरी, कीहोल सर्जरी जिसे हम बोलते हैं, और रोबोट के माध्यम से सर्जरी, ये सब सर्जरी और हार्ट ट्रांसप्लांट भी, इन सब सर्जरी मैंने किया है आर्डेन टैगोर हॉस्पिटल कोलकाता में। और मेरा ये इच्छा है कि मैं अकोला में आके ये सब सुविधाएं अकोला और आसपास के डिस्ट्रिक्ट को दे पाऊँ। इससे पहले अकोला में ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधाएं नहीं थी।
अभी भी उतने पॉपुलर नहीं है। यहाँ पे कोई भी बाईपास वगैरह कोई भी हार्ट की सर्जरी नहीं होती है। तो मेरा यही इच्छा है और हम दोनों का ये प्रयत्न है कि आने वाले जो सालों में ये सर्जरी हम लोग अकोला में कर पाए, ताकि लोगों को कुछ भी हार्ट का प्रॉब्लम होने से नागपुर या मुंबई या पुणे इधर ना जाना पड़े। आगरा में एक बुजुर्ग महिला को उनके बेटे बहू के चलते परेशान किया जा रहा है। दरअसल बुजुर्ग महिला अपने जर्जर मकान की फिर से मरम्मत कराने के लिए थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन बेटा और बहू घर की मरम्मत नहीं होने दे रहे। तो वहीं पुलिस से गुहार लगाने के बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अजय है जी, कहाँ के निवासी हैं सर आप? भैरव बाजार। भैरव बाजार। सर क्या घर में क्या विवादित आपका चल रहा है? इतने विवाद ये चल रहा है कि हमारे भाईजा रहते हैं, उनका मकान ख़राब हो गया था, गिर रहा था वो, बरसात में सीजन आ गई थी ना, तो उन्होंने उसको सही कराने के लिए उसको निकलवा दिया, तोड़वा दिया, और उसको बनाने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। तो वो हमारे दूसरे भाई हैं, उसकी पत्नी और उसके पियर वाले और उसके बच्चे विरोध करते हैं, हम बनने नहीं देंगे मकान तुम्हारा। ऐसा क्यों? क्या कुछ मामला है क्या बंटवारे का? बंटवारे का मामला कोई नहीं है, माँ के नाम से मकान है, उन्होंने किसी को कुछ दिया नहीं अभी तक मकान में से। और ये चाहते हैं कि हमको सब कुछ दो, ये दो वो दो, माँ को दबाव में लेते हैं, माँ से गाली गुप्ता, मार पिटाई भी कर चुके हैं, पहले पिटाई के साथ भी कर चुके थे। अपने पियर से आदमी बुला लेते हैं और बदतमीजियाँ कराते हैं यहाँ पर। तो उन्होंने पुलिस बुला के रुकवा दिए, मकान भी बनने दे रहे हैं, और बनाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस बुला लेते हैं, कहते हम बनाएंगे यहाँ पर, हम बनाएंगे यहाँ पर, बिल्कुल मिला कर वो झगड़ा करते हैं। इससे पुलिस नहीं कहती भाई आप सारा काम रोक दो, पुलिस जवाब में आती है इसलिए यही है। नहीं तो आपने कोई पुलिस से अपनी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं डाली है? कंप्लेंट डाली, पुलिस नहीं सुनती है, वो नेतागिरी करके नेताओं के दबाव में आके पुलिस से वो करा लेते हैं, उनका कोई सेटिंग वेटिंग है भाई, तो हमें पुलिस सपोर्ट नहीं करती। बोले आप काम बंद करो, आपका झगड़ा चल रहा है, आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ। कोर्ट में ऑर्डर क्या लेने जाएंगे मकान बनाने के लिए? तो इसलिए वो मकान ऐसे पड़ा हुआ, अधूरा बना हुआ, और हमारे भाई के परिवार परेशान है, रह रहे हैं बेचारे कैसे भी। तो वहाँ पे जो परेशान हो कितने लोग रहते हैं वहाँ पे? हाँ, उस पोर्शन में कम से कम 6 लोग तो यही हैं। जो दूसरा भाई है इसका मकान गिर गया, इसका पोर्शन गिर गया ना, और बड़े भाई हैं उनके भी कम से 5-6 लोग हैं, माता जी रहती हैं उसी पोर्शन में। तो कुल मिलाकर करीब 12-14 लोग रहते हैं उधर। 12-14 लोग हैं जो परेशान है इस समय, और एक ही 2 कमरे में रह रहे हैं सब मिल गए। हाँ, 1-2 कमरा, एक किचन वगैरह ऐसे मिला के बना हुआ है। क्या कुछ मामला है आपके घर? मेरा घर टूट गया तो पुलिस वाले से बुलवाकर उसने रोक लगवा दी। क्या कुछ मामला था आपके घर में? कोई बंटवारा टाइप कुछ हुआ? कोई बंटवारा नहीं है मेरे घर में, मेरी सासू माँ ने जिसको जैसे रहती है, बस कोई मेरा बगल वाले जो आपने मकान तुड़वाया क्यों तुड़वाया था? बताने के लिए तुड़वाया था क्योंकि बगल वाले की बंदी आया, उसकी मेरी छत पर गिर गई थी, पूरा मकान गिर गया। इस चक्कर में मुझे तुड़वाना पड़ा, लेकिन अब तुड़वाने के लिए 8 महीने से बढ़ गया। मेरा आदमी हस्बैंड का हार्ट पेशेंट है, मेरी बेटी की शादी के लायक 28-29 साल की, बाकी जो 3 भैया वो भी ऐसे और वो सब हम साथ में रहते हैं और उन्हें भी परेशान करती है। मेरे देवर पर इतने छोटे इल्जाम लगाती है कि मैं बता नहीं सकती। और मेरा देवर का बेटा है जो पढ़ने वाला बच्चा है, उसे कुछ मालूम भी नहीं है, उसको उल्टे सीधे केस लगा के उस लड़की की भी नाम पर रिपोर्ट करती है। उसकी लड़कियां जो है बहुत ज़्यादा बदतमीजी दे रही है। देख रही है दिखा के आगे देख लिया, मेरी जेठानी की बेटी भी आई थी, उसको भी आके गाली गलौज करके चली गई। क्या आप प्रशासन के पास, पुलिस प्रशासन के पास गए थे? और भागदौड़ करी, कोई हमारी सुनवाई नहीं होती है। क्या कह रहे थे वो लोग? वो लोग कुछ कहते हैं, कुछ जवाब नहीं देते, बोले हाँ हो जाएगा हो जाएगा, बस एप्लीकेशन ले लेते हैं, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है? हाँ, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और मैं 8 महीने से ऐसे घर से बेघर हो गई थी। अगर मेरी जेठानी और मेरे देवर अगर अपनी उसको नहीं रखते तो बच्चों को लेकर कहाँ जाते? ये पहले आप अपना नाम बताइए। मैं विमला देवी, विमला दी, कहाँ के निवासी हैं आप? भैया बोलेंगे। क्या कुछ मामला है आपके घर में? हाँ है, मेरी बहू है दूसरे नंबर की, वो बहुत परेशान कर रही है, सब परिवार को परेशान कर रही है, मारपीट हो जाती है, उसके सब परिवार जब इकट्ठे हो जाते हैं, हम निकल नहीं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो कुछ कह पाते हैं। उनका तो कुछ कम नहीं रहती है हमें, कुछ गाली गलौज लड़ाई यही करती रहती है। आपने इसकी शिकायत पुलिस वगैरह में कुछ करी है? करी, फिर क्या हुआ? पुलिस ने कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं आई, सुनवाई नहीं, पुलिस ने किसी प्रकार की सुनवाई नहीं करी है? कुछ सुनवाई नहीं।
बरेली में एक बार फिर से कमिश्नर, डीआईजी, एसएसपी और डीएम ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। जहां आसमान से बरसते फूलों के बीच शिव भक्तों ने हाथ उठाकर हर हर महादेव के जयकारे लगाए। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कांवड़ियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का हवाई सर्वेक्षण भी किया। सबसे पहले तो मैं समस्त जनपद वासियों को, समस्त शिव भक्तों को, समस्त कांवड़ साथियों को सावन के इस तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जैसा कि आप देख रहे हो, आज प्रातः 4 बजे से ही लेकर विभिन्न शिवालयों में, विभिन्न शिव मंदिरों पर लगातार लगभग 4 से 5 लाख से ऊपर की संख्या में जो शिव भक्त हैं, जो कांवड़िए हैं, वो यहाँ पर आकर जो कांवड़ के माध्यम से पवित्र जल लेकर पीलीभीत से, हरिद्वार से, गढ़मुक्तेश्वर से, कचला नदी से लेकर आ रहे हैं और उसको विभिन्न शिव मंदिरों में शिव प्रतिमाओं पर अर्पित कर रहे हैं। और उनको ध्यान में रखते हुए उनकी इस तपस्या को, उनकी इस आस्था को, जो कि लंबे दूरी तय करके आ रहे हैं, 150 से 200 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, नंगे पांव चल रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं, जख्म हो गए हैं, लेकिन वो कोई इस तरह की कोई भी कठिनाई उनकी आस्था को डिगा नहीं पा रही है। उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, कोई समस्या का सामना ना करने पड़े। हम लोग जहाँ पहले लगातार जमीनी हकीकत पे काम कर रहे थे, इस बार इतनी भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए हम लोगों ने एक फैसला लिया था कि हम लोग एक हवाई निरीक्षण भी करेंगे, जिससे कि सिक्योरिटी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की टॉप प्रायोरिटी में से है कि लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों ने आज माननीय मंडलायुक्त महोदया, जो आईजी साहब है, हमारे कप्तान साहब, हमारे एडीएम साहबान, एसपी साहबान, सभी लोगों के साथ बारी बारी से हम लोगों ने शहर में बने हुए हमारे जितने भी कहते हैं कि पौराणिक मंदिर हैं, शिव मंदिर हैं, वहां पर जाकर हम लोगों ने उसके आसपास से हवाई निरीक्षण किया कि कहीं कोई जाम तो नहीं लगा है, कहीं पर हमारी जो महिला जो श्रद्धालु भक्तजन है उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। इन तमाम चीजों पे हम लोगों ने ऊपर से कार्रवाई करते हुए, निरीक्षण करते हुए लोगों को निर्देश दिए। और साथ ही साथ जो एक वहां पर जो हम लोगों ने समस्त श्रद्धालु भक्तजनों पे पुष्प वर्षा भी किया था, यह जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो हमारे शिव भक्त हैं, जो कांवड़ साथी हैं, समस्त जनपद वासियों को एक उनकी आस्था को, उनकी जो एक तप है, उनका तपस्या को एक छोटा सा नमन है। ये हमारे एक जिला प्रशासन से उनके चरणों में एक श्रद्धा सुमन का अर्पण है और हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे भी इसी प्रकार का प्रयास, सद प्रयास। सावन का तीसरा सोमवार आज है और हमारे यहाँ जो बदायूं वाला खास करके रोड है और उधर से बहेड़ी की तरफ से जो आता है और रामपुर की तरफ से आता है, इसमें काफी संख्या में कांवड़िया आते हैं। लगभग इस वीकेंड पे लगभग 1500 जत्थे गुजर चुके हैं। इसके साथ साथ नाथ नगरी होने के कारण यहाँ जो 7 शिव मंदिर है वहाँ पे बहुत लंबी लाइनें लगती हैं, बहुत श्रद्धालु आते हैं। तो आज एरियल सर्वे हम लोगों के द्वारा किया गया है, जिसमें ये भी देखा जा सके कि किस रूट से कितने कांवड़िए लगभग हमारे आ रहे हैं, ट्रैफिक डाइवर्जन की क्या आवश्यकता है, किस मंदिर पे हमें एक्स्ट्रा फोर्स और भेजने की आवश्यकता है, वहाँ पे भीड़ कितनी है, उस क्राउड कंट्रोल को देखने के लिए। इसके साथ साथ पुष्प वर्षा भी की गई है और जितने भी हमारे मंदिर है वहाँ सब पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट, पुरुष और महिला पुलिस का डिप्लॉयमेंट अलग अलग से, सादे कपड़े में, वर्दी में, ड्रोन के माध्यम से बहुत एक्सटेंसिव स्तर पे हम लोगों ने निगरानी की है। और एक अच्छा नया प्रयास इस बार किया गया है कि जो भी संवेदनशील क्षेत्र थे, मिश्रित आबादी के क्षेत्र थे, यहाँ जहाँ पूर्व में विवाद हुए थे, वहाँ सौहार्द समितियां, शांति समितियां छोटी छोटी अलग से बना के और एक दूसरे के साथ लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे के त्योहारों में पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो उससे एक समाज में अच्छा संदेश जा रहा है और हम लोग आश्वस्त कराना चाहेंगे कि सभी त्योहारों को, ये संपूर्ण सावन मास को, कांवड़ यात्रा को, अभी चतुर्थ सोमवार भी हमारे सामने है, बहुत अच्छे तरीके से सकुशल रूप से संपन्न कराएंगे। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।